Hello everyone. So in this video, we are going to learn about how we are going to calculate the profit prior to incorporation. So profit prior to incorporation को कैसे calculate करते हैं और इसकी calculation क्यों ज़रूरी होती है. For this, we are going to take up one example. Generally अगर देखा जाए कोई कंपनी है जो जिसको इनकॉर्पोरेशन मीन्स उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने से पहले कंपनी को परचेज कर लिया गया है. सो जनरली वो एंड ऑफ बैलेंस शीट पे ही परचेज किया जाता है. फाइन. सो अगर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अगर फॉलो कर रही है तो कंपनी का एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट क्या हो जाएगा. दैट विल बी 31st मार्च. राइट. 31st मार्च विल बी दी एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट. सो नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा. वो होगा 1 अप्रैल 2017 में और उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा मार्च 31st 2018 में. अब सपोज करो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला 30th जून 2017 में. तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई. 30th जून 2017 में. सो इससे पहले का जो ये टाइम पीरियड है ये कौन सा हो जाएगा. प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. और इसके बाद वाला जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. फाइन. तो ऐसा क्यों है कि हमें क्यों अलग अलग कैलकुलेट करना चाहिए. बिकॉज जो ये प्री इनकॉर्पोरेशन वाला प्रॉफिट होता है वो कंपनी के इनकॉर्पोरेट करने से पहले का प्रॉफिट कमाया हुआ है. सो वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को बिलोंग नहीं करता. सो हम उसको डिविडेंड की में फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. सो वो कहाँ ट्रांसफर होगा. कैपिटल रिजर्व में. और इफ देयर इज अ लॉस तो हम उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे. हम उसको ट्रांसफर करेंगे गुडविल में. दैट इज इफ देयर इज एन लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन पीरियड. एंड जो हमारा पोस्ट वाला होगा वो हम उसको हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट है हम उसको डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट इजीली कर सकते हैं. फाइन. सो मूविंग फर्दर कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज. फाइन. हमें प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू पोर्शन द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस बिटवीन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड प्रायर इनकॉर्पोरेशन पीरियड. सो उसके लिए हमें सबसे पहले दो रेशियोज कैलकुलेट करनी होती है. फर्स्ट वन इज टाइम रेशियो. फाइन. टाइम रेशियो का कैलकुलेट करने के लिए सबसे इजी वे है वी आर गोइंग टू डिवाइड द टाइम बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड post incorporation period. Fine. For example, here it is mentioned G Limited was incorporated on 1st August 2011 and received its certificate of commencement on 1st of September 2011. Company bought the business of Messrs Active and Slow with effect from 1st April 2011. So अब इस केस में क्या mentioned है कि कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई. 1 अगस्त 2011 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब मिला. 1 सितंबर 2011. बट हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं. प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. सो दिस मीन्स हम इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे बट हमें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है. सो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. कंपनी कब बॉटअप हुई थी. दैट वाज फ्रॉम 1 अप्रैल 2011. अब 1 अप्रैल 2011 से लेकर 1 अगस्त 2011 तक ये हो जाएगा हमारा इनकॉर्पोरेशन का पहले का टाइम जिसे हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. एंड द अदर वन जहां से 1 अगस्त 2011 से हमारी एंड ऑफ हमारी फाइनेंशियल ईयर दैट इज 31st मार्च 2012 तक विल बी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. सो प्री इनकॉर्पोरेशन में कितने मंथ्स इंक्लूडेड है. अप्रैल मई जून जुलाई. अगस्त वी आर नॉट काउंटिंग बिकॉज इट इज फ्रॉम 1 अगस्त. तो हमारा क्या हो जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन 4 मंथ्स का और हमारा टोटल ईयर 8 मंथ्स का 12 मंथ्स का है. 12 में से 4 इज फॉर प्री. तो ऑटोमेटिकली 8 मंथ्स क्या हो जाएंगे हमारे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के. दैट विल बी 8 मंथ्स. Moving on, next ratio to be calculated is sales ratio. Fine. The next important ratio to be taken into consideration is sales ratio. For this sale ratio, I'm just taking up an illustration. If sale of pre-incorporation period are 1 lakh and that of post-incorporation period are 3 lakh. फाइन. अब इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि प्री इनकॉर्पोरेशन की सेल्स थी 1 लाख और पोस्ट की 3 लाख. तो ऑटोमेटिकली हमारी सेल रेशियो क्या बन जाएगी. 1 लाख इज टू 3 लाख. दैट इज सिंपली 1:3. अब हमने ये दो रेशियोज क्यों कैलकुलेट किए हैं. बिकॉज हमारे कुछ इनकम से एक्सपेंसेस होते हैं जो टाइम के बेसिस पे डिफर करते हैं और कुछ इनकम से एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली इट affects the sales because it is directly related to sales. So we are going to read up which are the expenses related to our time ratio and which of the expenses are related to sale ratio. So moving on. So these are the basis of apportionment. Fine. For the apportionment
So for the apportionment, these are the following particulars to be taken into consideration. Fine. The first one, GP. फाइन, हमें पता है कि जीपी जो होता है वो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स. ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, क्रॉस लॉस की बात करें, तो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स. तो हम जीपी को किस में एलोकेट करने वाले हैं? आर इन सेल्स रेशियो. एंड द नेक्स्ट वन इज देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जो हमारे फिक्स नेचर के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सैलरी. सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है? मंथली. तो हम इसको किस रेशियो में लेंगे? टाइम रेशियो. जो फिक्स नेचर मीन्स ऑन एन एनुअल बेसिस पे ली जाती है, एंड देन वी कैन एलोकेट दिस ऑन द बेसिस ऑफ इजिली ऑन टाइम, जो हमारी प्री इंकॉर्पोरेशन की होगी और हमारी कुछ पोस्ट की इंकॉर्पोरेशन की होगी. सेम वे रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, पोस्टेज, ऑडिट फीस, रिपेयर्स, ये सारे के सारे किस में एलोकेट होंगे? बिकॉज ये फिक्स नेचर टाइम रेशियो में. मूविंग ऑन, सर्टेन एक्सपेंसेस जो वेरिएबल होते हैं, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स, या हम उसको बोलते हैं टर्नओवर. Like for example, carriage outwards, packaging, commission, advertisement, discount, bad debt, selling expenses, salesman salary. So all these types of expenses are related to sales. Advertisement कितनी होगी? Bad debts is related to debtors. Debtors are directly related to sales. So basically हम उसको किस basis पे लेने वाले हैं? On the basis of sales ratio. नाउ कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनमें हम एलोकेशन नहीं करते कि वो प्री के हैं कि पोस्ट के. कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो टोटली ही किसके होते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के. और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो सिर्फ टोटली ही किसके होते हैं? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के. जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के होते हैं, दोज आर इंटरेस्ट टू वेंडर. फाइन. अगर आपने एक इनिशियली हमने वेंडर को कोई इंटरेस्ट पे कर रहे थे और उस वेंडर ने शायद हमारी कंपनी परचेज कर ली हो, तो जो भी उसके साथ एग्रीमेंट था, अगर वो इनिशियली पहले टाइम का था तो हम उसको प्री में कंसिडर करेंगे, पोस्ट में नहीं करेंगे. कोई भी एक्सपेंसेस जो हमने प्री में पे किए होंगे, सो दे आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड इनटू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. उसमें पोस्ट का कोई काम नहीं होगा. फाइन. ऐसे ही कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हम पोस्ट में कंसिडर करते हैं, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो इनकॉर्पोरेशन से पहले जो प्रमोटर्स ने स्पेंड किए होते हैं बिफोर एक्चुअली टेकिंग अप द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. बट इसको हम जब हमारे बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो जाता है उसके बाद इसको राइट ऑफ करते हैं. तो ये हमारे कौन से होते हैं? पोस्ट के. जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फीस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, underwriting commission, subscription to political parties, donation given by the company. Please remember ये सिर्फ expenses किस में जाएंगे? दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ अपोर्शमेंट. हम अपने कैसे इनकम एक्सपेंसेस को अपोर्शन करेंगे? सेल रेशियो में, टाइम रेशियो में, या टोटली प्री में, या टोटली पोस्ट में. फाइन. विल टेक अप वन क्वेश्चन एंड थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर. So I'm reading the question. Star Limited was incorporated on 1st July 2007 to acquire a running business with effect from 1st April 2007. The accounts for the year ended 31st March 2008. So इसमें basically हमें information given है कि कंपनी कब incorporate हुई है? 1st July 2007 में. फाइन. दिस इज इनकॉर्पोरेशन, मतलब 1st अप्रैल 2007 से लेकर 1st जुलाई 2007, दैट इज अप्रैल, मई, जून, 3 months. फाइन. वी आर नॉट काउंटिंग जुलाई बिकॉज इट इज फ्रॉम फर्स्ट. ये हमारे हो जाएंगे प्री के टाइम पीरियड. और द नेक्स्ट पूरा मंथ हमारे पास कितने? ये 12 months का, तो उसमें हमारे पास 3 और प्री का है तो 9 किसके हो जाएंगे? पोस्ट के. तो ये हमारा सबसे पहला काम हो गया कि हमने टाइम रेशियो कैलकुलेट करनी थी, जो हमने कर ली. मूविंग ऑन, देयर वाज जीपी ऑफ ₹3 लाख. हमें पता है जीपी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स, तो हमें इसके लिए क्या कैलकुलेट करनी होगी? सेल रेशियो, विच इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. These sales for the year 12 lakh, of which 240 were for first 6 months. The expenses debited to P&L. I'm going to take up the expenses in the later point, but सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी है? टाइम रेशियो जो हमने कर ली, दैट इज 3:9, और यू कैन से 1:3 ऑल्सो. हम कैलकुलेशन में इसको क्या ले सकते हैं? 1:3 ही हमारी क्या हो जाएगी? टाइम रेशियो. अब हम बात करेंगे हमारी सेल रेशियो की. सेल रेशियो गिवन है 2,40,000 जो है फर्स्ट 6 months की. बट हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड क्या है? दैट इज 3 months. सो 240 अगर 6 months किया तो 40,000 हो जाएगी 1 month की सेल. दैट वुड बी 40,000. इट इज फॉर 1 month. और हमने क्या कंसिडर करना है? 3 months. सो 40K इज फॉर 1 month. तो 3 months की सेल कितनी हो जाएगी? दैट वुड बी 1,20,000, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. तो टोटली वेरी इजीली पता है 12 लाख सेल्स है टोटल, उसमें से 120 प्री की है, तो बाकी किसकी होगी? पोस्ट की. 10,80,000 की. तो हमारे पास रेशियो जो आगे सेल रेशियो वो हो गया 1,20,000 इज टू 10,80,000. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इन द लोएस्ट फॉर्म तो हमारी सेल रेशियो आ गई 1:9.
सो अब हमारे पास सेल रेशियो भी आ चुकी है, दैट इज 1:9, और टाइम रेशियो भी आ चुकी है, दैट इज 3:9, और यू कैन ऑल्सो से 1:3। अब बस हमारा सिर्फ एक काम रह गया है कि हमें एक्सपेंसेस या हमारी इनकम्स को अपोर्शन करना है। सो हम उसको हमने फाइनल अकाउंट्स के ही जो पीएनएल का फॉर्मेट है वो हम फाइनल अकाउंट्स एज पर कंपनीज अकाउंट 2013 ही फॉलो करेंगे। फाइन, दिस इज द कॉलम फॉर बेसिस एंड वी टेकिंग अप अ टोटल कॉलम प्री इनकॉर्पोरेशन जो हमारा 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है, और पोस्ट। फर्स्ट वन, हम जब कंपनीज अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। फाइन, ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट को किस बेसिस पे लेना होता है हमें, सेल रेशियो पे। सेल रेशियो हमारे यहाँ पे 1:9 है, और ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था 3 लाख। सो सिंपली हम 3 लाख को 1:9 में पोर्शन कर देंगे, दैट कम्स आउट टू बी 30,000 एंड 2,70,000। मूविंग ऑन इज एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस की क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, फर्स्ट इज डायरेक्टर्स फीस। फाइन, हमें पता है, अभी हमने प्रीवियस में रीड किया था कि जो डायरेक्टर फीस होती है वो हम किस में एलोकेट करते हैं, वो सारी की सारी पोस्ट में एलोकेट होती है डायरेक्टर फीस। ठीक है, बिकॉज ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद ही डायरेक्टर्स कम्स इनटू पिक्चर। सो हम डायरेक्टर्स फीस सिंपली किस में डालेंगे, सारी की सारी हम किस में डाल देंगे, पोस्ट में। तो ये रही हमारी डायरेक्टर फीस जो एक्सपेंसेस है, और डायरेक्टली सिर्फ जाएगी ये पोस्ट में, प्री में इसका कोई काम नहीं है। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट सेज द बैड डेट्स इज 3600। नाउ बैड डेट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल रेशियो, तो बैड डेट्स को हम किस में लेंगे, सेल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट इज advertising. Advertising में mentioned 12,000 under a contract amounting to 1,000 per month. So ये basically provided है कि ये टाइम के बेसिस पे है यहाँ पे। ठीक है, ये डायरेक्टली दिया हुआ है। वैसे एडवर्टाइजमेंट सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट करती है, बट इसमें मेंशनड है कि 1,000 पर मंथ है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है 3 मंथ्स पहले के थे और 9 मंथ्स बाद के थे, तो ऑटोमेटिकली 1,000 इंटू 3, दैट मीन्स 3,000 विल बी फॉर द प्री और 9,000 विल बी फॉर दी पोस्ट। तो ये ध्यान रखना, एडवर्टीजमेंट वैसे तो सेल रेशियो पे डिपेंड करती है, बट इस क्वेश्चन में मेंशनड है कि वो मंथली है, तो मीन्स भी फिक्स्ड है कि 1,000 पर मंथ है, तो 3 मंथ्स की प्री में आ जाएगी और 9 मंथ्स की पोस्ट में आ जाएगी। मूविंग ऑन इज सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस, दीज आर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, तो इनको हम किस पे एलोकेट करेंगे, विल बी एलोकेटिंग ऑन द रेशियो ऑफ टाइम रेशियो जो हमने कैलकुलेट की थी 1:3। तो सिंपली 64,000 को किसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1:3 की रेशियो में। मूविंग ऑन इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस स्ट्रेट अवे सिर्फ किस में आते हैं, पोस्ट में। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हम सिर्फ किस में लेंगे, पोस्ट में, दैट इज हाउ मच, 5,000। and there is one more expenses given, that is donation to a political party. अगेन इट इज 5,000 और वो भी पोस्ट में ही आएंगे क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद ही डोनेशंस वगैरह कंसिडर की जाएंगी, तो दिस विल कम इन टू दी पोस्ट। आफ्टर दैट द सिंपल जनरल प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज योर इनकम, उसमें से हम सारे के सारे एक्सपेंसेस हम डिडक्ट कर देंगे। सो द नेक्स्ट जो हमारे पास फिगर आएगी वो क्या हो जाएगी, प्रॉफिट। अब जो हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन के प्रॉफिट होते हैं, ये कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, इनको हम डिविडेंड के या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ये हमारे कैपिटल प्रॉफिट है, हम इनको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। और जो हमारे पोस्ट वाले हैं वो है हमारे नेट प्रॉफिट। फाइन, उसका हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दैट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो दिस एंड्स विद द क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग ऑन is to the next question. Question says a company was incorporated on 1st August 2014 to take over from the preceding 1st April 2014 again. The counts were made up to 31st March 2015. अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, हमने दो रेशियोज कैलकुलेट करनी होती है, एक होती है टाइम रेशियो और एक होती है सेल रेशियो। तो हम इसी इंफॉर्मेशन से स्ट्रेट अवे इजीली टाइम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई, 1st अगस्त 2014 में। काउंट्स कब स्टार्ट हो रहे हैं, 1st अप्रैल। तो 1st अप्रैल से 1st अगस्त तक हमारा प्री का टाइम हो जाएगा, और 1st अगस्त से 31st मार्च तक पोस्ट का टाइम हो जाएगा। सो 1st अप्रैल से 1st अगस्त कितने मंथ्स बने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फाइन, वी आर नॉट काउंटिंग अगस्त बिकॉज इट इज फ्रॉम 1st अगस्त। सो दिस मीन्स 4 मंथ्स, और बाकी हमारे 8 मंथ्स। तो टाइम रेशियो बन गई, दिस इज 4:8, यहाँ बोलेंगे 1:2। पहला काम डन। उसके बाद हमने क्या करना है, सेल रेशियो को बाइफरकेट करना है। अब सेल रेशियो को बाइफरकेट करने के लिए एक तो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल गिवन है, एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। इट इज असर्टेन दैट सेल्स फॉर फेब एंड मार्च आर 1.5
times the average of the year, apportion the year's profit between pre-incorporation and post-incorporation. Now we are going to calculate the sale ratio. For sale ratio, the information here is given is the sales for Feb and March are 1.5 times the average for the year. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे. हमारे पास सेल्स गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज नथिंग बट सेल्स, दैट इज गिवन 12 लाख. फाइन. अब 12 लाख हमारी क्या है, टोटल सेल्स, मतलब हमारी एनुअल सेल्स है, तो हमारी उसकी एवरेज क्या हो जाएगी, मीन्स 12 करोड़. यहाँ पे 12 करोड़ है बिकॉज figure is 12 lakh, but यहाँ पे figures are given in thousands, so this means 12 crores. and monthly जो एवरेज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 crores, because 12 12 by 12, so हमारी एक मंथली बेसिस पे देखा जाए तो एवरेज विल बी 1 crore. और वहाँ पे मेंशन्ड है द सेल्स फॉर फेब एंड मार्च 1.5 टाइम मीन्स 1.5. सो बेसिकली जो फेब की सेल्स है वो 1.5 टाइम्स है 1 करोड़ का, और सेम वे मार्च की भी सेल्स कितनी हो जाएगी, 1.5 टाइम्स 1 करोड़ का. अब इसमें हम क्या करेंगे, हम बाइफरकेट करेंगे, बिकॉज हमारे जो 4 मंथ्स हैं वो हैं प्री के, और हमारे 8 मंथ्स हैं पोस्ट के. उसमें से भी जो हमारे 8 मंथ्स है, जो हमारी फेब और मार्च है, उसकी सेल्स किस में आती है, पोस्ट में. 1.5 फेब की है और 1.5 ही किसकी है, हमारी जो उस मार्च की. सो मीन्स 1.5 और 1.5 मतलब 3 करोड़ तो यही हो गई. उसके बाद यहाँ मेंशन्ड है अगस्त से लेकर जैन, बिकॉज फेब और मार्च की तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली, और जो अगस्त से लेकर जैन तक हमारी मंथली एवरेज है 1 करोड़. और अगस्त टू जैन मंथ्स विल बी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मीन्स 6 months. 6 into 1 crore, this means 6 crores will be the sales for the rest of the months of the 6 months. मतलब 3 crores है हमारी फेब और मार्च की, जो हमारे 2 months की हमने कैलकुलेट की, और 6 crores है हमारी 6 months की. So this means 3 plus 6, तो बेसिकली हमारी 9 करोड़ हो जाएगी सेल्स हमारी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड्स की. और प्री की कितनी हो जाएगी, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज देखो 12 करोड़ टोटल है, उसमें से 9 करोड़ अगर पोस्ट की है तो 3 करोड़ मीन्स जो रिमेनिंग बैलेंस है 12 माइनस 9, वो हमारी किसकी हो जाएगी, प्री की. सो बेसिकली हमारी जो रेशियो है वो क्या बन जाएगी, प्री इज टू पोस्ट है तो 3:9, और यू कैन ऑल्सो से 1:3. सो आई होप इट इज क्लियर कि यहाँ पे मेंशन था हमारे को फेब और मार्च की बताया हुआ था 1.5 टाइम्स है ऑफ एवरेज. एवरेज 1 करोड़ है, तो हमारे पास फेब और मार्च की दोनों की मिला के सेल्स आ गई 3 करोड़, और मंथली एवरेज है 1 करोड़, तो 6 मंथ्स की सेल्स कितनी हो जाएगी, 6 करोड़. 6 plus 3 तो 9 करोड़ है पोस्ट की, तो प्री की कितनी हो जाएगी, 3 करोड़, बिकॉज टोटल सेल्स गिवन है 12 करोड़. फाइन. सबसे 2 इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स आर डन. उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. प्रॉफिट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस. सो वी आर गोइंग टू डू दैट सेम. अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सेल्स ली है. फाइन. सेल्स हमने कैसे की, 12 करोड़ है, दैट इज इनकम. सेल्स हमारी क्या होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ये जो हमारे को पीएनएल का गिवन है फॉर्मेट, दैट इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू फॉलो दैट सेम. सो यहाँ पे सेल्स थी 12 करोड़, उसमें से हमने अभी कैलकुलेट किया 3 करोड़ किसकी हो जाएगी, प्री की, और 9 करोड़ किसकी हो जाएगी, पोस्ट की. फाइन. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिडक्ट दी एक्सपेंसेस. अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे परचेजेस और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग गिवन है. एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक गिवन है, मेंशन्ड है. सो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं. फाइन. कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए द फॉर्मूला इज द परचेजेस प्लस, वैसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सो वही फॉर्मूला लगाया. हमारे को परचेजेस गिवन है 9,10,000. उसके बाद द एक्सेस ऑफ क्लोजिंग अपॉन ओपनिंग, मतलब डिफरेंस कितना गिवन है 10, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ब्रैकेट मीन्स इट इज इन नेगेटिव. सो सिंपली 9 करोड़ 10 लाख माइनस 10 लाख, सो ये कितना आ जाएगा, 9,00,000. फिगर्स आर ऑल फिगर्स आर इन थाउजेंड. सो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने निकाल ली. अब कॉस्ट ऑफ सेल्स किससे लिंक्ड होती है, उसको स्ट्रेट में वो किससे लिंक्ड होती है, वो भी सेल्स से ही होती है. तो सेल्स की रेशियो में हम उसको बाइफरकेट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 1:3. मूविंग ऑन सैलरीज. नेक्स्ट इज सैलरीज. सैलरीज गिवन है 5100. फाइन. हम स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, इसको भी सेल रेशियो इज फिक्स्ड, सॉरी सैलरीज फिक्स्ड होती है, हम उनको किस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टाइम रेशियो पे. नेक्स्ट वन इज ट्रेवलिंग कमीशन.
ट्रैवलिंग कमीशन, जो कमीशन होती है जो हम ट्रैवलर्स को देते हैं, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू टर्नओवर, तो सेल टू पे उसको क्या कर देंगे, सेल्स की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट इज डायरेक्टर्स फीस। सो डायरेक्टर फीस हमने अभी पीछे ही पढ़ा था, डायरेक्टर फीस की एलोकेशन स्ट्रेट वे किस में होती है, सिर्फ पोस्ट में। तो डायरेक्टर फीस हम किस में सिर्फ देंगे, सिर्फ पोस्ट में। नेक्स्ट वन इज डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी गिवन एज ओनली इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। डेप्रिसिएशन क्या होती है, फिक्स्ड होती है। सो डेप्रिसिएशन विल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो, क्योंकि हम फिक्स्ड वाली चीजें किस पे करते हैं, टाइम रेशियो पे, और वेरिएबल वाली जो डायरेक्टली सेल से रिलेटेड होती है, सेल रेशियो पे। नेक्स्ट इज रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। फाइन, दिस इज अगेन फिक्स्ड, उसको हम किस पे करेंगे, टाइम रेशियो पे, बिकॉज ये एनुअली डिवाइडेड होती है, तो वी गोइंग टू डिवाइड द टाइम रेशियो जो हमने अपनी अभी कैलकुलेट की थी, दैट वाज 1:2. Moving on, office expenses. Office expenses are also fixed and they are allocated on the basis of time ratio. Next is discount. Fine. Discount is calculated on the basis of sales, because discount जो हमारा directly related होता है sales. So discount will be allocated on the basis of sale ratio. जैसे discount यहाँ पे कितना है, 15 है, और हमारी रेशियो क्या है, 1:3. तो हम स्ट्रेट अवे हम उसको उसी के बेसिस एलोकेट करेंगे, तो ये आ जाएगी 3.75 and 11.25. It's 1500, right? So it will come out to be 375 and 1125. Next, moving on is bad debts. Fine, bad debts directly किससे related होते हैं? It is related to sales. So we're going to allocate on the basis of sales. Next one is audit fees. Question में mentioned है audit fees. अब ऑडिट फीस कुछ केसेस में हम स्टेट अवे इसको क्या लेते हैं, बिकॉज ऑटोमेटिकली कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई है उसके बाद ही ऑडिटिंग हुई होगी। सो इफ यू अज्यूम टू बी दैट, तो हम इसको पोस्ट में ले सकते हैं। बट अब अगर इसको अज्यूम करते थे, ये फिक्स थी थ्रू आउट द ईयर, तो हम इसको किस पे लेंगे, टाइम रेशियो पे। सो बेस्ट वे आउट इज वेन एवर यू हैव अ डाउट इन सच टाइप ऑफ एक्सपेंसिस के एलोकेशन में, प्लीज मेंशन अ वर्किंग नोट। उसके बाद हम ऑडिट फीस अगर टाइम रेशियो में भी लेंगे या टोटली पोस्ट में करेंगे, दोनों वेज ही करेक्ट है। हमने क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस का टोटल कर लेंगे। हमारी इनकम थी सेल्स, ठीक है, इनकम में से जब एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब इस केस में हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, this is 30,000 and 90,000. This is actually not 30,000 and 90,000 because figures are in thousands. Fine, please remember that. So ये वाला प्रॉफिट जो प्रायर वाला है, ये कहाँ पे जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, बिकॉज ये हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते बिकॉज ये प्रायर का है। और जो ये 9 लाख है, इसको हम इजिली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट्स है, राइट। सो दीज आर आर रेवेन्यू प्रॉफिट्स, तो ये हम पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हैं। Fine, I hope this question is clear with you. Fine, moving on is to the another question. I'm going to read up the question. Why I've taken this question, because इसमें सिर्फ एक और new point है, rest of the points are same. इसमें भी I'm going to read the question. The company was incorporated on 1st August 2014. Fine, so this is the incorporation date, and they received the certificate of commencement on 1st September 2014. हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, तो हम इन कमेंसमेंट वाली डेट कंसिडर नहीं करेंगे। कंपनी बॉट द बिजनेस ऑफ मैसेज एक्टिव एंड स्लो विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2014 from the following figures relating to the year ending 31st March 2014, सॉरी 15. तो दिस मीन्स हमारी सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, टाइम रेशियो कैलकुलेट करने का। टाइम रेशियो क्या बना, 1st April 2014 से लेकर 1st August 2014 तक हमारी क्या बन जाएगी, प्री। मीन्स कितने मंथ्स बने, अप्रैल मई जून एंड जुलाई। सो इट्स टाइम रेशियो इज 4 months इज फॉर द प्री, तो ऑटोमेटिकली पूरे ये न्यू ईयर ये 12 months का होता है, उसमें से 4 अगर प्री के हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो 8 months के क्या हो जाएगा, पोस्ट का। सो 4:8 विल बी आर टाइम रेशियो। फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सेकंड इंपॉर्टेंट रेशियो, दैट इज सेल रेशियो। उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सेल की प्री और पोस्ट में कितनी सेल्स थी। अब सेल्स फॉर द ईयर वर 60 crores, out of which sales up to 1st August were 25 crores and up to 1st September were 30 crores. So in this question it is mentioned here कि हमारे जो total sales है वो 60 है, उसमें से 1st August तक, अब स्टेट में हमें पता है कि 1st August तक
25 है और हमारा 1 अगस्त तक की प्री इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड है. सो 25 करोड़ विल बी फॉर द प्री. फाइन. अब 60 करोड़ टोटल है. प्री अगर 25 है तो 60 माइनस 25 इज फॉर दी प्री. सो 25 करोड़ इज फॉर दी प्री है और 60 करोड़ हमारा क्या है टोटल है. सो ऑटोमेटिकली 60 माइनस 25 दिस मीन्स 35 हमारी कौन सी हो जाएगी पोस्ट की. 25 plus 35 that comes out to be how much 60 crores. So 25 is to 35 is the sale ratio, or you can also say it to be 5 is to 7 because initially हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 5 is to 7 हमारी सेल रेशियो है और 4 is to 8 हमने कैलकुलेट की थी वो थी हमारी टाइम रेशियो. सो दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हम अपने एक्सपेंसेस और इनकम्स को एलोकेट करेंगे ऑन डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर. फर्स्ट वन इज जीपी. जीपी किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है सेल रेशियो के ऊपर. सो हम जीपी को किस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेल रेशियो जो हमारी क्या है 5:7. सो दी सेल रेशियो जीपी इज 18 करोड़ को हम किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:7 में. फाइन. दैट कम्स आउट टू बी 75,000 एंड 1,05,000. प्लीज नोट इसमें भी वो करोड़ में फिगर्स गिवन है और हम इसको यहाँ पे किस में ले रहे हैं थाउजेंड्स में. तो प्लीज जीरोस का ध्यान रखना दैट हेयर बिकॉज हम यहाँ पे भी फिगर्स थाउजेंड्स में ले रहे हैं और यहाँ पे टोटल मेंशन है 18 करोड़. तो हम इसको भी आप बेस्ट वे आउट इज हम इसको 18 करोड़ लेकर उसमें से थाउजेंड्स इग्नोर ही करें और हमें एलोकेशन करना इजी हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज रेंट. अब रेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है इट्स अ फिक्स नेचर टाइम रेशियो के ऊपर. सो रेंट को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टाइम रेशियो के ऊपर जो है हमारी कितनी 4:8 और यू कैन ऑल्सो से 1:2. सैलरीज एज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो. जो डायरेक्टर फीस होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस में जाती है पोस्ट में बिकॉज आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. तो डायरेक्टर फीस 4800 गिवन है और वो सिर्फ किस में जाएगी पोस्ट में. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अब हम ऑलरेडी कर चुके हैं. दिस इज ऑल्सो गोइंग ऑन दी इन दी ओनली इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. नेक्स्ट इज ऑडिट फीस. ऑडिट फीस दिस अ कॉमन assumption. ऑडिट फीस में अगर स्पेसिफिकली मैंशनड है तो हम उसको पोस्ट में भी ले सकते हैं बट हम इसको ऑडिट फीस में हम इसे टाइम रेशियो पे भी एलोकेट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कुछ भी ऐसा मैंशन नहीं है. सिर्फ ये मैंशनड है द टाइम ऑडिट फीस इज 1500. फाइन. हम उसको किस पे एलोकेट कर देंगे टाइम रेशियो पे बट इवन इफ आप इसको पोस्ट में लोगे देन इट इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट ऑन सेल्स. तो डिस्काउंट किस पे सेल्स पे तो ऑटोमेटिकली किस पे डिपेंडेंट होगी सेल रेशियो पे. तो हम डिस्काउंट को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेल रेशियो पे जो है 5:7. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन वो क्या होती है फिक्स्ड टाइम के बेसिस पे तो टाइम रेशियो पे एलोकेट हो जाएगी. आफ्टर दैट इट इज जनरल एक्सपेंसेस. फाइन. दीज आर दी जनरल एक्सपेंसेस अगेन फिक्स नेचर के होते हैं. सो वी आर गोइंग टू एलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो. नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग. अब प्रीवियस क्वेश्चन में इसकी इन्फॉर्मेशन मेंशन थी कि वो मंथली बेसिस पे है फिक्स्ड है बट यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट है कुछ नहीं मेंशन. तो क्या हमारी assumption होती है दैट इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स और यू कैन ऑल्सो से टर्नओवर. तो हम उसको सेल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. नेक्स्ट कमिंग अप इज स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग. ये भी हमारे फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं. सो वी गोइंग टू एलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो. कमीशन ऑन सेल्स वेरी इजी बट इट ऑलरेडी मेंशन सेल्स है तो इसको किस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेल्स रेशियो पे. नेक्स्ट इज बैड डेट्स. अब बैड डेट्स हम वैसे तो सेल रेशियो में लेते हैं बट इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है मेंशन हमारे पास वो क्या है 5,000 रिलेट टू प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. मतलब टोटल हमारे पास बैड डेट्स हैं वो कितने हैं क्वेश्चन में दैट इज sorry this is a mistake over here in the question. This is not 5,000 this is 500 because total bad debts हमारे पास 1,500 है उसमें से 500 प्रायर के हैं तो ऑटोमेटिकली 1,000 किसके हो जाएंगे पोस्ट के. सो इसमें डायरेक्ट मतलब जैसे कम इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसके बेसिस पे लेंगे. सो 500 विल बी दी प्रायर एंड 1,000 विल बी दी पोस्ट. अब प्लीज नेक्स्ट इज इंटरेस्ट टू वेंडर ऑन परचेज कंसिडरेशन अप टू 1 अक्टूबर 2014. अब इसमें जो हमने वेंडर को अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं हमने बेसिस ऑफ एलोकेशन में पढ़ा था बिकॉज अगर कुछ ना मेंशन हो तो हम इसको प्रायर में लेते हैं फाइन. बट यहाँ पे मेंशन हमने इंटरेस्ट कब तक पे किया है 1 अक्टूबर 2014 में. हमने जो परचेज कंसिडरेशन ली थी उसके पीछे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दैट इज पेड अप टू 1 अक्टूबर 2014. सो अब इसमें देखो हमारा 1 अगस्त तक तो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का टाइम पीरियड है. मतलब 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त. सो उसका हमारे पास इंटरेस्ट कितना हो जाएगा वो दैट इज 4 months.
बिकॉज उसके प्री के हमारे पास ऑलरेडी उन्हें कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज हाउ मच 4 months. जस्ट सेकेंड. सो दैट विल बी आर 4 months. अब आफ्टर दैट जो पोस्ट में हमारे पास टाइम पीरियड कहाँ से, अगस्त से लेकर 1 अक्टूबर तक. दिस मीन्स यहाँ पे कितने मंथ्स बने, अगस्त एंड सितंबर, ओनली 2 months. सो 4:2 विल बी आर रेशियो फॉर द इंटरेस्ट टू वेंडर. फाइन. सो और यू कैन ऑल्सो से 2:1 हमारी हो जाएगी इंटरेस्ट टू वेंडर की रेशियो. ये सिर्फ किसके लिए, इट इज फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट टू वेंडर, बिकॉज दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन, हमें जैसे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि वहां पे लिखा हुआ था मैंने इंटरेस्ट पे किया अप टू 1 अक्टूबर. दिस मीन्स 4 months का प्री है, और पोस्ट में सिर्फ कितने मंथ्स है, 2. और यू कैन ऑल्सो से 2:1. सो ये 3000 जो गिवन है, हम इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट विल कम आउट टू बी 2000 एंड 1000. Fine. Now the allocation of expenses has been done. The last is the calculation of profit. हम profit को कैसे कैलकुलेट करते हैं, expenses हमारे पास ये रहे and these are the all, this is the income. income में से expenses डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, profit. जो प्री वाली प्रॉफिट है वो कहाँ पे ट्रांसफर होएगी, यू हैव टू मेंशन प्री वाले प्रॉफिट जो हमारे होते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स, तो दे विल बी ट्रांसफर्ड इन कैपिटल रिजर्व. or the next one after incorporation, or you can say post wale. Fine, these are your revenue profits, so they'll be transferred to the P&L appropriation account, because they are available for distribution as dividend, they can be distributed to shareholders. Thank you.